Dear student, I am Ms. Shaista Sheikh and this is your science class. Class is 8 student. This is your science book, Oxford Secondary Science book 3. ठीक है. We are going to start biology chapter number 2, heredity in living organism. This is page number 17. So open your books and try to understand what I am explaining you. The chapter name is heredity in living organism. First of all, we must know what is the meaning of this chapter name. Heredity यानी क्या होता है? और खुसूसियात जो हमें अपने पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होती हैं, वो तमाम प्रॉपर्टीज़, वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि जनरेशन टू जनरेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन यानी उनकी औलाद में जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र होते हैं उसे आप कहते हैं हेरिडिटी. ठीक है. इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जानदार चीज़ों की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि उनके अंदर हेरिडिटी का प्रोसेस होता है. आज हम आपको यही समझाएंगे इस चैप्टर में कि हेरिडिटी या मौरूसियत जानदारों में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से होती है. तो आई वांट टू टेल यू कि जब भी कोई इमारत बनाई जाती है तो सबसे पहले उस इमारत का मैप तैयार किया जाता है. क्या तैयार किया जाता है? मैप. इसी तरीके से दुनिया में जब कोई नया लिविंग ऑर्गेनिज्म वजूद में आता है, चाहे वो कोई प्लांट हो, चाहे कोई एनिमल हो या फिर ह्यूमन बीइंग हो, तो उसकी कुछ तो कुछ प्लानिंग होती है. वो प्लानिंग किस जगह पर होती है? वो प्लानिंग होती है हर सेल के सेंटर में एक होता है न्यूक्लियस. ठीक है. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दुनिया में वो उनकी पूरी बॉडी किस चीज़ से बनी हुई है? न्यूक्लियस. और सेल से. और सेल के सेंटर में जो चीज़ होती है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल होता है, वो होता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस को अगर हम बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप से गौर से देखें तो हमें इस न्यूक्लियस के अंदर दिखाई देंगे क्रोमोसोम्स. ठीक है. क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं. और दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब के सेल के न्यूक्लियस के, हर सेल के न्यूक्लियस में एक ही जैसी तादाद होती है. और ठीक है, ये फिक्स्ड होती है. फॉर एग्जांपल इंसानों के सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. ये 46 क्रोमोसोम्स, ये 6 क्रोमोसोम्स होते हैं. कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. ये 46 क्रोमोसोम्स हर इंसान के हर सेल में कहाँ से आते हैं? उनके पेरेंट्स के पास से. 23 आते हैं फ्रॉम मदर एंड 23 क्रोमोसोम्स आते हैं फ्रॉम फादर. ठीक है. अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्रोमोसोम्स बेसिकली किस चीज़ से बने होते हैं? जैसा कि हम एक दीवार देखते हैं और दीवार छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनती है, बिल्कुल इसी तरीके से जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं इनका भी कोई ना कोई बिल्डिंग मटेरियल होता है. और वो बिल्डिंग मटेरियल जो होते हैं वो क्या कहलाती हैं? जीन्स. जीन्स. अभी तक साइंटिस्ट ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी इंसान के डिफरेंट क्रोमोसोम्स में जीन्स की कितनी तादाद होती है. ये तो अभी तक फाइंड आउट नहीं हो पाया, लेकिन बहरहाल ये अच्छी तरीके से बात पता चल गई है कि ये जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं हर जानदार के मुख्तलिफ़ चीज़ों की. मिसाल के तौर पे आपने दुनिया में कुछ बिल्लियाँ देखी होंगी जो ब्लैक कलर की होती हैं, कुछ वाइट होती हैं, कुछ ब्राउन होती हैं, कुछ के पैचेस होते हैं. ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़, कुछ की आइज़ ब्लू होती हैं, कुछ की आइज़ ग्रीन होती हैं, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से आती हैं? जीन्स से. और ये जीन्स कहाँ मौजूद होते हैं? क्रोमोसोम में. क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर. न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेल के अंदर. इस बुक में इसी चीज़ को उन्होंने किस तरह एक्सप्लेन किया है? उन्होंने इस तरह एक्सप्लेन किया है कि द जीन्स आर ज्वाइंड टुगेदर टू मेक लॉन्ग स्ट्रैंड्स कॉल्ड क्रोमोसोम. के जीन्स ज्वाइन होती हैं और फिर एक लंबा सा स्ट्रैंड बनाती है जो क्रोमोसोम कहलाता है. ईच क्रोमोसोम इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल. हर क्रोमोसोम इतना ज़्यादा छोटा होता है कि खाली आंख से तो देखने का सवाल ही नहीं है. हम इसे आम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते. बहुत ही स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप्स होती हैं जिनकी मदद से हम इनको देख सकते हैं. अच्छा, और क्या ख़ास बात बताई गई है कि क्रोमोसोम और जीन्स किस मटेरियल से बनी होती है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईंटें मिलकर दीवार बनाती हैं, ईंटों को मिलाकर दीवार बनाया जाता है, लेकिन ईंटें भी तो किसी चीज़ से बनती हैं. वो बनती है बजरी से, सीमेंट से, व्हाटएवर जो आप जानते हैं किन चीज़ों से बनती हैं.
बिल्कुल इसी तरीके से क्रोमोसोम और जीन्स किस चीज़ से बनते हैं? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड से। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड इतना लंबा नाम है, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। जितनी भी क्रोमोसोम्स होते हैं और जीन्स होती हैं ये किस चीज़ से बनी हुई होती हैं? डीएनए से। डीएनए कैसा दिखाई देता है? ये आपको बुक के पेज नंबर एसिड से। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड इतना लंबा नाम है, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। जितनी भी क्रोमोसोम्स होते हैं और जीन्स होती हैं ये किस चीज़ से बनी हुई होती हैं? डीएनए से। डीएनए कैसा दिखाई देता है? ये आपको बुक के पेज नंबर 17 में इसकी डायग्राम आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये इस तरह से डीएनए एक डबल हेलिकल मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ जीन्स मौजूद होती हैं और ये जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने में। ठीक है, अच्छा, इट इज़ ऑफन कॉल्ड द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। आमतौर पे जो ये जीन्स जो डीएनए होता है इसे हम किसी भी ज़िंदगी का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। ब्लूप्रिंट इज़ अ काइंड ऑफ प्लान। एक्चुअली ये प्लान होता है, यानी अभी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में सही तरह से आता भी नहीं है और प्लान पहले से ही डीएनए की शक्ल में अंडे के अंदर या मदर की बॉडी के अंदर तश्कील पाना शुरू कर देता है कि ये जो इंडिविजुअल है ये किस टाइप का होगा। एवरी सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन्स अ कॉपी ऑफ दिस प्लान। अब जितने भी सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं इस प्लान की एक एक कॉपी हर सेल के अंदर मौजूद होती है। ये सेल डिवाइड होते हैं। जब भी कुछ सेल डिवाइड होते हैं तो सबसे पहले डीएनए जो है वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, डीएनए अपनी कॉपीज़ बनाता है। ठीक है, और फिर ये कॉपी ट्रांसफ़र करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। यही वजह है कि हमारे अंदर हमारी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स की आती हैं, किसी की हाइट, किसी के बाल, किसी का कॉम्प्लेक्शन, किसी के फीचर्स, क्योंकि ये डीएनए हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है और इसी ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए को आप क्या कहते हैं? हेरिडिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो सेल्स होते हैं जब रफ्ता रफ्ता देखो यहाँ पर आपको डायग्राम में बताया गया है कि ये एक एनिमल सेल था। ठीक है, जब ये सेल फुली ग्रोन हो जाता है यानी जितना बड़ा इसको होना होता है ये हो चुका होता है तो फिर ये डिवाइड हो जाता है इनटू टू। आप देख रहे हो, न्यूक्लियस एक था, सेल भी एक था, फिर न्यूक्लियस ने अपने आप को डिवाइड किया, दो न्यूक्लियस हुए तो सेल भी दो हो गए। अब ये सेल एक दूसरे से किस तरीके से सेपरेट हुए और एक सेल से दो सेल बन गए। इस तरीके से सेल डिवाइड होते रहते हैं और ग्रोथ होती रहती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है हमारे नेल्स, हमारे हेयर, जिन्हें हम ऑलमोस्ट हर महीने कटवाते हैं, लेकिन ये फिर से ग्रो हो जाते हैं, फिर से लंबे हो जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली सेल डिवाइड हो रहे होते हैं। इनके क्या बॉडी के अंदर मौजूद हर लिविंग सेल जो है वो डिवाइड होके इसी तरीके से 2, 4, 6 में डिवाइड होता रहता है और इस तरीके से एक छोटा सा बच्चा एक बड़ा आदमी, एक छोटा सा प्लांट एक बड़े प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। लिविंग सेल जो है वो डिवाइड होके इसी तरीके से 2, 4, 6 में डिवाइड होता रहता है और इस तरीके से एक छोटा सा बच्चा एक बड़ा आदमी, एक छोटा सा प्लांट एक बड़े प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो सेल डिवीजन होती है ये दो तरह की होती है। एक माइटोसिस, नंबर 1 अगर मैं आपको बताऊं तो सेल डिवीजन इज ऑफ 2 टाइप। ठीक है, पहली क्या कहलाती है? माइटोसिस, और दूसरी क्या कहलाती है? मियोसिस। ये सेल को डिवाइड होने के दो तरीके हैं। माइटोसिस किसे कहते हैं? माइटोसिस सेल डिवीजन का वो तरीक़ाकार है जो बॉडी के तमाम सेल्स में होता है एक्सेप्ट सेक्स सेल्स के। ठीक है, सेक्स सेल्स क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी के वो सेल्स होते हैं जो कि मेल और फीमेल बनाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, ह्यूमन बींग्स में भी। माइटोसिस सेक्स सेल्स में नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ सोमैटिक सेल्स में होती है। सोमैटिक सेल्स में होती है, जैसे नेल्स में, जैसे ब्लड के, जैसे बोन्स के, जैसे नेल्स के, इस तरह के सारे सेल्स में माइटोसिस होती है। ये उसके कुछ स्टेप्स भी आपको डायग्राम में दिखाए गए हैं पेज नंबर 19 में। ठीक है, उसके बाद जब हम पेज टर्न करें तो फिर हम देखेंगे कि ये नेक्स्ट टाइप ऑफ जो सेल डिवीजन होती है ये कहलाती है मियोसिस। मियोसिस क्या होती है?